नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास क्षेत्र की धमाकेदार खबरों की। आज भी दोस्तों विरोध प्रदर्शन जारी रहा। बलवान पूनिया का जो अपशब्द बोले थे पीलीमंगा विधायक धर्मेंद्र मोची के खिलाफ, आज किसने ज्ञापन दिया, किसने विरोध किया, कैसे ये दलित समाज का मुद्दा बनता जा रहा है, दोस्तों इस पर भी फोकस करेंगे। और एक अन्य खबर पर भी फोकस करेंगे जो आज गेहूं गांव से आई है। दोस्तों, अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद गहरा गया है गेहूं गांव में, भादरा तहसील की ओर। उसको लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा है, तो इस पर भी बात करेंगे। खचवाड़ा गांव में दबंगों द्वारा जोड़ पायतान गोचर भूमि पर कब्जा करने वाली खबर भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, कणाऊ गांव में भादरा के जो भादरा क्षेत्र की पहली चंद्रशेखर आजाद की अमर शहीद की मूर्ति स्थापना है, उस खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। और आसपास की तमाम खबरें, वो शहर की हो, गांव की हो, मिन्नू बेनीवाल के जन्मदिन की और अनेकों कार्यक्रम की खबर हो, सभी खबर आपको दिखाएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस खबर से जिस खबर ने पिछले 3-4 दिनों से लगातार भादरा क्षेत्र नहीं पूरे राजस्थान में चर्चा बटोरी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भादरा विधायक कामरेड बलवान पूनिया के उस आपत्तिजनक शब्द की, उस अपमानजनक शब्द की, जिसमें पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची के खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया था बिरानी एक स्वागत कार्यक्रम के दौरान। और उसको लेकर जब माफ़ी भी मांगी गई व्हाट्सएप से बलवान पूनिया द्वारा उसी दिन, लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, अचानक अगले दिन बलवान पूनिया फिर एक गांव से बोलते हैं, संबोधित करते हैं और इसी शब्द को जोर देकर पूरे होशोहवास में बोलने का दावा करते हैं। और ये कहते हैं मैंने बोला वो सही बोला। तो वो माफ़ी मांगी, या तो वो गलत थी या तो फिर आपने सही बोला था, तो फिर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी आपको व्हाट्सएप से जो आपने माफ़ी मांगी थी। और अगर आपने माफ़ी भी मांगी उसके बाद में फिर उस शब्द को बोला, तो कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज है विधायक बलवान पूनिया साहब। और उसके बाद में कल बहुत ज़बरदस्त हंगामा उस समय हुआ जब मंगलवार को विधायक बलवान पूनिया विधानसभा में बोल रहे थे। वो प्रतिपक्ष के एक प्रकार से सीपीएम के नेता है, उनको समय ज़्यादा अतिरिक्त मिलता है बोलने के लिए। और जब वो बोलने लगे तो उसके बाद में विधायक धर्मेंद्र मोची जो पीलीबंगा के हैं, उन्होंने बीच में बोलना शुरू किया और बलवान पूनिया को टोका और सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये तो दलित विरोधी विधायक है, उनको बोलने का अधिकार नहीं, वो माफ़ी मांगे। उसके बाद में बलवान पूनिया भी तैश में आते हैं और ज़ोर ज़ोर से दोस्तों गला फाड़ कर सदन में जो है विधानसभा में है वो आवाज़ें सुनने लगती है। और उसके बाद में ज़बरदस्त हंगामा होता है। उस हंगामे की कल्पना आसपास के लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने नहीं की होगी। आखिर एक विधायक को अपशब्द कहने का मामला है, बात इतनी है, माफ़ी उसके ऊपर मांगनी चाहिए थी, मांगी भी गई। व्हाट्सएप से सार्वजनिक माफ़ी की मांग की जा रही है। और बलवान पूनिया ये चाहते हैं कि अगर कोई और इस प्रकार के शब्द बोले, जैसे शंकर भाकर ने बोले थे, तो उसके लिए वो पोस्ट करते हैं बार बार फेसबुक से और ऐसे लोगों के खिलाफ संविधान पूर्वक कार्रवाई करने की बात भी कहते हैं। तो क्या आप पर लागू नहीं होती इस प्रकार की बातें? एक विधायक, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि दोस्तों, क्षेत्र का वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है जिसको पूरे विधानसभा की जनता फॉलो करती है और उनके शब्दों पर, उनके कहे अनुसार, उनके क्रियाकलापों पर दोस्तों वो उनका प्रेरणा का एक पुंज होती है। और एक प्रकार से वो प्रेरणा लेते हैं उस महान शख्स से जिसको एक एक वोट देकर उन्होंने विधानसभा में भेजा है क्षेत्र की आवाज़ बुलंद करने के लिए। और ऐसे किसी जनप्रतिनिधि के मुख से इस प्रकार की अगर भाषा, शब्दावली, अपमानजनक शब्द अगर कहे जाए और उसके ऊपर भी दोस्तों माफ़ी ना मांगी जाए तो बात गंभीर हो जाती है। और यही मसला अब गंभीर होने लगा है दोस्तों। दलित का अपमान का मुद्दा बनाकर अब लोग इसको पेश करने लगे हैं। तो आज भी अंबेडकर नवयुवक संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया उपखंड कार्यालय में
राज्यपाल के नाम। और इस ज्ञापन में मांग की गई कि जल्द से जल्द विधायक बलवान पूनिया के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे राजस्थान में दलित समाज बड़ा आंदोलन करेगा। और दोस्तों, माफ़ी मांगने की मांग इसलिए की क्योंकि उनकी जो आपत्तिजनक टिप्पणी एक बार नहीं 2 बार, और दूसरी बार तो पूरे होशो हवास में कहने की बात कही गई। तो दोस्तों, जिस विधायक द्वारा होशो हवास में टिप्पणी की गई है वो उस पर कैसे माफ़ी मांगेगा? फिर वो जो पहले माफ़ी मांगी गई थी, क्या वो होशोहवास में नहीं थी? ये बड़े सवाल है, सभी के दिमाग में होंगे। और बार बार हमें भी इस खबर को बताना पड़ता है क्योंकि लगातार इस खबर को लेकर मामला गरमाया हुआ है। लोग ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे हैं, लोग धरने प्रदर्शन नारेबाजी कर रहे हैं। आज भी कलेक्टेड पर ज्ञापन दिया गया जिला मुख्यालय में। तो जिले भर में इस खबर को लेकर तरह तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। और आज जो ज्ञापन दिया गया अंबेडकर नवयुवक संघ द्वारा दलित विरोधी टिप्पणी को लेकर, उसमें पूर्व उप जिला प्रमुख रोशन लाल, पूर्व पार्षद सुभाष चंद्र, पूर्व पार्षद सुरेंद्र चायल, पुरुषोत्तम खत्री, एडवोकेट गोविंद राम चायल, लक्ष्मी चंद पवार, मनोहर लाल के अलावा सुल्तान सिंह मेरडा, संजीव मेहरा और कमल सुभाष जास्ट आदि अनेकों कार्यकर्ता रहे दोस्तों। और ये भी स्पष्ट किया गया कि आगे अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो हम आंदोलन को तीव्र करेंगे। तो बलवान पूनिया का मुद्दा लगातार गहराया हुआ है और एक के बाद इसमें ट्विस्ट आ रहे हैं और माफ़ी की, सार्वजनिक माफ़ी की मांग भी की जा रही है। और अब सार्वजनिक माफ़ी की मांग नहीं, कार्रवाई की मांग की जा रही है क्योंकि 2 बार बलवान पूनिया ने ये बात कही है। तो दोस्तों, इस मामले में इतना ही, लेकिन हमारी नज़रें बनी रहेगी इस मुद्दे पर, कब इस मुद्दे को विराम मिलता है और कब इस मुद्दे को लेकर कोई नया बखेड़ा खड़ा होता है या बवाल होता है या किसी संगठन द्वारा ज्ञापन दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करेंगे गेहूं गांव में एक मूर्ति विवाद को लेकर। आज उसको लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया भादरा उपखंड कार्यालय में। और उस ज्ञापन में क्या लिखा गया था? उस ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा गया था, दर्जनों ग्रामीणों के उस पर हस्ताक्षर थे कि गांव के चौक में भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति स्थापना की जा रही है और एक पार्क जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखा जा रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से रोकिए। उसको रोकने के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया। और उसमें साफ कहा कि गांव में सांप्रदायिक सद्भाव को इससे खतरा है, भाईचारा बिगड़ने की आशंका है। आखिर ये जो दर्जनों लोग हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है, किस भाईचारे की वो बात कर रहे हैं? कौन सा भाईचारा बिगड़ जाएगा जब किसी देश के महापुरुष, जिन्होंने इस देश के श्रेष्ठतम योगदानों में से योगदान अपना दिया हो, ऐसे महापुरुषों की मूर्ति की स्थापना अगर भारत में नहीं होगी, गांव में नहीं होगी, शहरों में नहीं होगी तो कहाँ होगी? इस प्रकार का जो विरोध है वो वाकई बहुत गंभीर जान पड़ता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें लीगल अनलीगल की, क्या कहता है हमारा संविधान मूर्तियों की स्थापना पर, चौक के निर्माण पर, ऐसी संरचनाओं पर, तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो दोस्तों, इसको लेकर स्पष्ट रूप से 18 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट, हमारी सर्वोच्च अदालत का एक डिसीजन आया था, जो कि स्टेट ऑफ गुजरात कहे और एंड अदर ये मामला कहे, उसमें फैसला सुनाया गया था कि देश भर में कोई भी नगर पालिका, नगर निगम सड़क के ऊपर बीचों बीच या सड़क के किनारे भी किसी प्रकार की मूर्ति निर्माण, चौक निर्माण, ऐसी संरचनाओं का निर्माण की अनुमति नहीं दे सकता। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है। तो
मूर्ति निर्माण की, इस प्रकार से चौक निर्माण की परमिशन सरकार से मिलना, ये बड़ी टेढ़ी खीर है दोस्तों। इसके लिए प्रावधान है, स्वायत्त शासन संस्था होती है, उसमें भी आप प्रस्ताव रखते हैं तो एक प्रस्ताव उसमें पास किया जाता है, उसके बाद में वो सीएम तक भेजा जाता है, राज्य सरकार के पास, शासन सचिव के पास भेजा जाता है, उसकी विधिवत रूप से अनुमति आती है, उसकी सारी जांच होती है, उसकी कोई कार्रवाई होती है, उसकी एक विधिवत प्रक्रियाएं होती है किसी चौक का निर्माण अगर कराए। और इसी को लेकर अगर बात करें तो 30 अगस्त 2022 को भी आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने भी एक फैसला इसी प्रकार का दिया था कि नगर पालिका, नगर निगम आदि सार्वजनिक स्थानों पर, फुटपाथों पर इस प्रकार का कोई चौक का या मूर्ति स्थापना की अनुमति निर्माण की नहीं दे सकता। तो स्पष्ट है। और दोस्तों इसको लेकर अगर बात करें हम आसपास की, तो बादरा में ही आपको याद होगा पिछले दिनों सरसा बाईपास पर एक दक्ष प्रजापति की मूर्ति का रातों रात निर्माण किया गया था, दिन में प्रशासन ने उसको तोड़ दिया था। क्या यही एकमात्र मूर्ति की स्थापना हुई थी? उससे पहले भी बादरा में इस प्रकार के चौक का निर्माण भी हुआ है, मूर्तियां भी लगी है और विधिवत रूप से भी लगी है और इस प्रकार से फोर्सली भी लगी है। अगर बात करें पड़ोसी कस्बा नौर में, तो नौर में भी इसी प्रकार रातों रात मूर्ति भीड़ इकट्ठी होती है, मूर्ति लगा दी जाती है। जब मूर्ति किसी प्रकार से लग जाती है उसके बाद में दोस्तों प्रोसेसिंग चेंज हो जाती है, उसके बाद में लीगल तौर पर उसकी जो है तोड़ने की कार्रवाइयाँ भी अंजाम में दी जाती है। स्पष्ट रूप से इसको लेकर गाइडलाइन बनना, संविधान में एक प्रावधान विस्तार पूर्वक इसको लेकर होने की बड़ी आवश्यकता है दोस्तों। आखिर मूर्तियाँ किसकी लगनी चाहिए? विवाद किन मूर्तियों पर होता है? क्या हमारे देश के शहीद, हमारे देश के महापुरुषों की मूर्तियां लगाने से कहीं कोई हमारा समाज संकट में पड़ सकता है? ये कुछ समझ से पार है। हाँ, अगर धर्म से संबंधित आप मूर्तियां लगाते हैं, आप किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं और अपने धर्म की मूर्तियां लगाते हैं, तो हो सकता है दूसरे धर्म के लोगों को आपकी उस मूर्ति को लेकर परेशानी हो, कुछ उस पर ऐतराज़ हो, उनका भी कोई मार्ग वहाँ रहा हो, उनका भी वहाँ कोई वजूद हो, इस प्रकार से विवाद अवश्य हो सकता है। लेकिन महापुरुष से किसी को क्या जो आपत्ति है वो हो सकती है। ये एक इसके ऊपर भी बहुत स्पष्ट रूप से कानून बनना, संविधान या एक्ट या इसके अंदर प्रावधान होना अति आवश्यक दोस्तों माना जाता है। और जो मैं गेहूं गांव की बात कर रहा था, ज्ञापन उपखंड कार्यालय में दिया गया, इसको लेकर वो गांव के मुख्य व्यक्तियों के द्वारा और सरपंच महोदय के द्वारा इस कार्रवाई को अनेक लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ मिलकर अंजाम दिया जा रहा था या ये मूर्ति स्थापना की जा रही थी। और जो ज्ञापन दिया गया उसमें हवाला यह दिया गया कि सांप्रदायिक यहाँ वातावरण खराब होगा, भाईचारा खराब होगा, नागरिकों में रोष है, इस प्रकार की बातें इसमें कही गई। और गांव के मुख्य चौक में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना का ये विषय था और पार्क का नाम भी परिवर्तन करने की बात की गई है, जो कि भीमराव अंबेडकर के नाम ही रखने की बात थी। तो दोस्तों बड़ा सवाल है, आप भी सोचिएगा, आप भी इसका हल खोजिएगा कि क्या इसमें हो सकता है, क्या इसमें अब स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित होना हमारे संविधान में आवश्यक नहीं है। इसको लेकर कानूनी प्रक्रिया जो जटिल है उसको कुछ सरलीकरण उसका किया जाने की आवश्यकता है या नहीं है। और दोस्तों धार्मिक मूर्तियां लगे या महापुरुषों की मूर्तियां लगे, इसके ऊपर भी कोई स्पष्ट गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अन्य कार्यक्रमों की, अन्य खबरों की। तो अब खचवाड़ा गांव की मैं आपको एक खबर बताता हूं दोस्तों। खचवाड़ा गांव में पिछले 2-3 सालों से एक विवाद गहराया हुआ है। एक सार्वजनिक गोचर भूमि की जगह पर और जो जोहड़ पायतान की भूमि है उसके पास मंदिर भी बताए जा रहे हैं, तो उस भूमि पर दबंगों का कब्जा हो रहा है दोस्तों। उसमें कुआं खोदा जा रहा है और उसको मिट्टी भराव करके उसके ऊपर कब्जा पुख्ता किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन अभी तक इसमें कोई सुध नहीं ले रहा है। जबकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ग्रामीणों द्वारा लिखित रूप से इसको लेकर शिकायतें की जा चुकी है, कार्रवाई की जा चुकी है। और ये जो भूमि है चक 1 NTR के मुरबा नंबर 51 के किला नंबर 24, 25 और 16 की है, जो कि
खचवाड़ा गांव का है दोस्तों। इसमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई है और जिला कलेक्टर द्वारा भी आदेश किया गया था। बोरवेल जो किया गया था उसको लेकर कार्रवाई प्रशासन को आदेश दिया गया। और इसमें दोस्तों तहसीलदार की भी रिपोर्ट है, तहसीलदार ने भी इसको लेकर रिपोर्ट की है। और पटवारी की भी एक स्पष्ट रूप से रिपोर्ट है जिसमें गोचर भूमि या जोड़ पायदान की भूमि होने की पुष्टि करती हुई ये रिपोर्टें हैं। ऐसे आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं। तो क्या आखिर ये मामला है और क्यों प्रशासन इसमें जो है कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्या यहाँ भी राजनीतिक दबाव है, दबंगों का दबाव है, कोई सत्ता पक्ष के लोगों का दबाव है, सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ या नेताओं की तरफ इन लोगों का कोई झुकाव है? ये देखने वाली बात है प्रशासन के द्वारा। और प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, ये भी दोस्तों बहुत बड़े सवाल है। उपखंड कार्यालय द्वारा भी आदेश दिया गया, मौका मुआयना का भी आदेश दिया गया था और 19/11/2022 को इसे बंद भी करवाया गया था। इस पर कार्रवाई भी की गई थी, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन अगले दिन फिर इस पर कार्रवाई जो है कब्जे की ओर की फिर शुरू हो गई। तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं प्रशासन, ये बड़ा सवाल है। और अब हम दोस्तों अन्य खबरों की ओर भी रुख करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कणाऊ गांव की, जहां बादरा क्षेत्र की प्रथम एक ऐसी मूर्ति स्थापना की बात है जहां चंद्रशेखर आज़ाद अमर शहीद की मूर्ति लगाई जा रही है, जो कि प्रथम मूर्ति है और उसकी स्थापना का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर आज़ाद के पुत्र पहुंच रहे हैं, अमित आज़ाद। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है रामविलास शर्मा, पूर्व मंत्री है दोस्तों। इसके अलावा राहुल कसवा हैं, सांसद चूरू के। अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की संजीव बेनीवाल, पूर्व भाजपा विधायक भी इसमें शामिल होंगे। सुखविंदर सिंह मांडी है, प्रदेशाध्यक्ष है किसान मोर्चा के हरियाणा के, वो भी इसमें पहुंच रहे हैं। अनिल लोलक है भादरा के प्रधान पंचायत समिति के, वो भी इसमें पहुंच रहे हैं। शिव कुमार गोयल है भामासा समाज से भी, वो भी इसमें पहुंच रहे हैं। तो बहुत शानदार ये कार्यक्रम है मूर्ति स्थापना का और चंद्रशेखर आज़ाद की ये प्रथम मूर्ति स्थापना है बादरा क्षेत्र में। तो ये भी बड़ी खबर है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें हम क्षेत्र के कानून व्यवस्थाओं की और क्षेत्र की चोरियों की, तो दोस्तों गोगा मेडी में दिल्ली से दर्शनार्थी आए कुछ लोगों की गाड़ी चुरा ले गए लोग। तो इस प्रकार की भी घटना हुई है। श्रद्धालु थे, टाटा पंच गाड़ी थी उनकी, जिसके नंबर DL9CBA 2763 इस गाड़ी के नंबर है, जिसकी रिपोर्ट गोगा मेडी पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई है। उत्तम नगर दिल्ली के निवासी है मनीष कुमार, जिन्होंने FIR दर्ज कराई है। और उन्होंने आरोप लगाया कि हम रात को सोकर जब सुबह गोरख टीला मंदिर में धोख लगाकर बाहर आए तो हमारी गाड़ी गायब थी, जिस गाड़ी का हमने नंबर बताया। तो दोस्तों कुल मिला के क्षेत्र की व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्थाएं, उस पर भी बड़े सवालिया निशान है। इस प्रकार की घटनाएं, क्या चोरों के कोई बहुत बड़े गैंग और गिरोह यहाँ सक्रिय है, उसके ऊपर पुलिस को पूरी कार्रवाई करने की और पूरी तरह से सतर्कता के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और दोस्तों आज तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। और ये जो इंदौर में टेस्ट शुरू हुआ था उसमें भारत की पारी प्रथम बार ही लड़खड़ा गई और मात्र 109 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई, ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने पूरी टीम को, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनरों ने अधिकांशतः विकेट लिए और बाद में खेलने उतरी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी दबाव झेल रही थी स्पिनरों का। तो क्या ये पिच इसी प्रकार की है या फिर तीसरे टेस्ट में भी क्या भारत जीत पाएगा, जैसा कि 2-0 से भारत ने इसमें टेस्ट श्रृंखला में अब तक बढ़त बना रखी है। देखने वाली बात है दोस्तों। आज भी नागालैंड के 4 मतदान केंद्रों पर पूर्ण मतदान हुआ। 27 फरवरी को मतदान हुआ था नागालैंड और मिजोरम में। इससे पहले त्रिपुरा में 21 फरवरी को मतदान हुआ था। 2 मार्च को कल इसकी मतगणना होगी दोस्तों। तीनों ही राज्यों के परिणाम आएंगे।
कौन किसको मात दे रहा है, इसको लेकर परिणाम होंगे। और आज आप इसको लेकर जो है वो एग्जिट पोल वगैरह सर्वे भी टीवी चैनलों पर देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज बादरा में युवा डफ मंडली का फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद में ये डफ मंडली का कार्यक्रम 7 मार्च तक चलेगा, होली तक। और होली के लोकगीतों पर जो प्रेमी हैं, होली के लोकगीतों को सुनने वाले, डप के, चंग के और इस प्रकार से जो कार्यक्रम के शौकीन है, वो बड़ी संख्या में ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। और इसी प्रकार से एक कार्यक्रम पड़ोसी कस्बा कहे, गांव कहे, सिद्धमुख में भी आयोजित हो रहा है। और वो हो रहा है कवि सम्मेलन। राज्य के और दूर दराज राज्यों के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि जो है शाम को 6 बजे स्कूल परिसर में एक शानदार कवि सम्मेलन में भाग लेंगे। और बड़ी संख्या में यहाँ भी बादरा से भी लोग कवि सम्मेलन देखने के लिए इसमें शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों अधिवक्ताओं की, जो कि प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं राजस्थान में। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जोधपुर में एक एडवोकेट की हत्या कर दी गई थी पीट कर, और जो मामले हुए और जो इस प्रकार की जीरेबाजी होती है किसी भी केस में, एडवोकेट हैं वो अपने मुवक्किल की पैरवी करते हैं। और जब वो केस सामने वाला विपक्ष का व्यक्ति जो है वो हार जाता है तो वो गुस्से में और रंजिश बस एडवोकेट पर हमला करने की भी इस प्रकार से डर बना रहता है एडवोकेट्स को। तो देश भर के, प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने इस प्रकार से जो है अपने कार्य का स्थगन रखा है और आवाज़ बुलंद की है कि हमारे लिए प्रोटेक्शन एक्ट अब आना चाहिए, हमारी सुरक्षा राज्य सरकार अब सुनिश्चित करे। और इसको लेकर राजेंद्र राठौड़ जो कि प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं, विधिवत रूप से प्रतिपक्ष के नेता तो उनको नहीं बनाया गया है। और उससे पहले जो गुलाब चंद कटारिया थे उनको असम का राज्यपाल बना दिया गया था। यहाँ राजेंद्र राठौड़ ने बहुत शानदार तरीके से, पुरजोर तरीके से अधिवक्ताओं की मांग को राजस्थान की विधानसभा में कल उठाया गया मंगलवार को। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की तो बादरा क्षेत्र में अब होली का त्यौहार नज़दीक है और इसको लेकर दोस्तों सभी लोग होली त्यौहार को धूमधाम के साथ मनाए जाने की तैयारियों में व्यस्त हैं। तो ऐसे में आप भी सतर्क रहिएगा। मिठाई खरीदते वक्त वैसे तो सदैव हमेशा ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, ये हम बार बार आपको समाचारों में बताते भी हैं। मिलावटियों से सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे त्योहारों के अवसर पर बड़ी संख्या में मिठाइयाँ और इस प्रकार के मिलावटी सामानों की बिक्री बढ़ जाती है, बड़े स्तर पर लोग खरीदारी भी करते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी करें। और अब 1 मार्च को आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों, इस पर बात करेंगे। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस आज के दिन मनाया जाता है और सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई का आज ही के दिन 1994 को निधन हुआ था। फिल्मी दुनिया के लोग उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मना रहे हैं। महाराष्ट्र के 5वें सीएम रहे बसंत दादा पाटिल का भी 1989 को आज ही के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम से देश में मनाई जा रही है। और 1944 को बुद्धदेव भट्टाचार्य सीएम रहे बंगाल के, उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। उनका जन्म दिवस लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो आज ही के दिन 1951 को नीतीश कुमार सीएम वर्तमान में बिहार के, उनका भी जन्म दिवस है। तो ये जन्म दिवस भी बिहार के लोग और देश में उनके चाहने वाले धूमधाम से मना रहे हैं। तो मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी भी जल्दी से आपको दे देते हैं। नोर से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव 5540 रुपये, चना के भाव 4865, सरसों 5240, गेहूं के भाव 2240, जबकि
जौ के भाव 2500 रुपये और मूंग के भाव 7625 रुपये प्रति कुंटल और कपास के भाव 8700, तारामीरा 5161, अरंडी के भाव 6666 रुपये प्रति कुंटल, जबकि काले तिल के भाव 13500, जीरा बिका 28700 रुपये प्रति कुंटल। सादुलपुर माफ कीजिएगा राजगढ़ कस्बा में मंडी के भाव रहे। मूंग के भाव 2530, माफ कीजिएगा 7530, ग्वार के भाव 5575, जबकि बाजरा 2125 रुपये, चना 4970 बिका है, तारामीरा बिका है आज 5120 रुपये, सरसों के भाव 5220 रुपये, मोट के भाव 6510 रुपये और गेहूं बिकी है 2380 रुपये प्रति कुंटल, जबकि काला तिल बिका है 13700 रुपये। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 8000, ग्वार बिका है 5471, सरसों बिकी है नई 4830, पुरानी सरसों बिकी है 5024 रुपये प्रति कुंटल और सरसा मंडी में नरमा 7969, गेहूं के भाव 4140, ग्वार के भाव 5500 रुपये, जबकि कपास बिकी है 9575 रुपये प्रति कुंटल और आज की अंतिम मंडी फतेहाबाद मंडी में नरमा 7825, कपास के भाव 9500 रुपये प्रति कुंटल रहे और मौसम का मिजाज बताएं तो अभी भी पश्चिम विक्षोभ राजस्थान के कुछ हिस्सों में सक्रिय है और कल भी कहीं ओलावृष्टि, कहीं हल्की बरसात, कहीं तेज बरसात, कहीं मामूली छींटा छांटी देखी गई। तो दोस्तों आज कैसा रहेगा? 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर दिन भर था आज। देखा होगा आपने करारी धूप, करारी गर्मी का एहसास सा हुआ। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल रही थी। 70 से 80% बादल भी दिन भर छाए रहे थे। देर रात्रि को अगर बादलों की बात करें तो 30 से 40% ही बादल छाए रहेंगे। 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहेगा, रात्रि को रहेगा और 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को हवाएं चलेगी। 2 मार्च को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 18 से 27 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 29 से 32 डिग्री दोपहर को। तो कल फिर गर्मी का सा एहसास होगा। हमारे इलाके में बरसात की संभावना बहुत कम है, जबकि 24 से 30 देर शाम को 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी जो रात्रि को भी जारी रहेगी और 30 से 60% बादल दिन भर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में छाए रहेंगे। देर रात्रि को मात्र 10 से 15% ही बादल छाए रहेंगे। तो ये रहा मौसम का मिजाज, आज की खबरें, बुलेटिन के प्रमुख समाचार। और कैसे लगे, कैसी लगी समीक्षा दोस्तों ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में हमें आप लिखकर बताइएगा। और आगे जब हम दूसरा नेक्स्ट बुलेटिन लेकर आते हैं तो उसको लेकर हम आपके कमेंट्स का ध्यान रखें और उस पर प्रतिक्रिया दे पाए। तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।